नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमारा दोस्तों इतिहास के अंदर प्रतिहार वंश कंप्लीट हो गया था। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमने वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम दोस्तों इसी इतिहास के क्रम में बेहतरीन तैयारी के साथ में दोस्तों करने जा रहे हैं चौहान वंश। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी अपने आप की कंपैरिजन कर पाओगे कि हमारी तैयारी है वो कहाँ तक है। तो दोस्तों आप चलते हैं, आपके साथ में शुरू करते हैं चौहान वंश। तो दोस्तों चौहान वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इनकी उत्पत्ति से संबंधित, कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो दोस्तों आपने पढ़ा है पहले राजपूतों की जैसे उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा है, उसी प्रकार इनकी उत्पत्ति के बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो। ग्रंथ का नाम है दोस्तों पृथ्वी राज रासो और इस पृथ्वी राज रासो ग्रंथ को दोस्तों लिखने वाले हैं जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई। और जो चंद्रबरदाई है दोस्तों, इन्हीं चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया और ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वानों के अंदर जाने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है इसको दोस्तों पूरा करने का काम, इसको जो पूरा करने का कार्य है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जलहण ने इसको पूरा किया था। अर्थात चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम जलहण है। तो ध्यान रखिए, चंद्रबरदाई के पुत्री का नाम भी पूछ सकते हैं। बेटी का नाम राजबाई है, राजबाई के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों इस पृथ्वीराज रासो के अंदर जो चौहानों के संदर्भ में लिखा गया है, तो इस पृथ्वीराज विजय के अंदर दोस्तों लिखा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्नि कुंड से हुई है। अग्नि कुंड से हुई है और अग्नि कुंड का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया है। वो भी किसमें? पृथ्वीराज रासो के अंदर। और जिसको पूरा किसने किया पृथ्वीराज रासो को? तो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा। और इसी चंद्रबरदाई की एक पुत्री है जिसका नाम है राजबाई। अब दोस्तों चंद्रबरदाई का जो जन्म लाहौर के अंदर होता है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के ये समकालीन या उनके विद्वानों के अंदर शामिल थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है। हिंदी का अगर आपसे पूछ ले प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो को ये सम्मान प्राप्त है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अग्नि कुंड का जो मत है वो इस पृथ्वीराज रास या पृथ्वीराज रासो में है जो चंद्रबरदाई का है। लेकिन दोस्तों इस अग्नि मत के विचार का समर्थक किस किसने किया है या किसने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति भी अग्नि कुंड से हुई है? अग्नि कुंड से कैसे हुई है? तो ये दोस्तों चंद्रबरदाई इस पृथ्वीराज रासो के अंदर कहते हैं कि आबू पर्वत पर एक ऋषि था जिनका नाम है विशिष्ट। विशिष्ट ऋषि थे और ये क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और इस यज्ञ के अंदर क्या हुआ कि कुछ राक्षसों के द्वारा, जो राक्षस है उनके द्वारा क्या किया गया? हाड मांस और इसमें डाल दिया गया, जिसके कारण यज्ञ है वो दोस्तों क्या हो गया? अपवित्र हो गया। अपवित्र हो गया। इसके कारण विशिष्ट ऋषि ने 4 योद्धा पैदा किए, जिनमें दोस्तों प्रतिहार, परमार
तालुके और इन्हीं को बोलते हैं सोलंकी, इन्हीं को सोलंकी बोलते हैं। और चौथा है दोस्तों चौहान। ये योद्धा पैदा किए जिनमें दोस्तों ये है प्रतिहार परमार चालुक्य, ये इन राक्षसों को मार नहीं पाए, तो चौथा योद्धा पैदा किया जिसका नाम है चौहान। इसने क्या किया, अपनी एक देवी जिसका नाम आता है आशापुरा माता, इसका आशीर्वाद लिया और इन राक्षसों को मार दिया। ये बात लिखी है पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय के द्वारा। इसी बात का दोस्तों समर्थक कौन है वो बात करते हैं। जो अग्निमत का जो समर्थक है वो कौन है, तो इस बात को मानने वाले दोस्तों एक तो सबसे पहले जो भाट होते हैं, भाटों व सारणों द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है। उसके बाद में दोस्तों एक कवि हुए हैं जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। और फिर आएंगे दोस्तों मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी के द्वारा इसी बात का समर्थक किया गया है कि चंद्रप्रदाय ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है और इन्हीं चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से ही हुई है। किसने समर्थन किया है, मोहनोत नैणसी ने, सूर्यमल मिश्रण ने और भाटों व चारणों ने। किसकी बात का समर्थन किया है, तो चंद्रप्रदाय की बात का समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस अग्नि जो कुंड की जो विचार है, इस बात की सबसे पहले अगर बात करें अपने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात करें कि अप्रत्यक्ष रूप से किसने समर्थन किया है, तो वो समर्थन किया है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाले कौन है, तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड है। असमर्थन रूप से मतलब या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने का मतलब ये है कि दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड वास्तविकता तो ये मानते हैं कि राजपूत है, ये राजपूत दोस्तों विदेश से आए हैं। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, स्मिथ ने कहा है, क्रुक ने कहा है और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी ये कहा है कि ये विदेशी ब्राह्मणों की संतान है। परंतु दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के मत को स्वीकार किया है। क्यों किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो जाति है विदेशी थी, लेकिन इनको अग्नि के समक्ष बिठाया गया और इन्हें भारतीय हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से इनको भारतीय जाति धर्म में शामिल कर लिया गया। कि कहने का मतलब है इनका कि ये विदेशी थे, लेकिन इनको अग्नि के समक्ष बिठाकर और हवन करवा के इनको शुद्ध कर लिया गया और भारतीय परंपरा में शामिल कर लिया गया। ये बात कौन कह रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं, जिनको भारतीय जो राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब अपने दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आगे इनके उत्पत्ति के संबंध में और कौन कौन सी बात है जो पूछी भी जाती है पेपरों के अंदर। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, उत्पत्ति के संबंध में एक ध्यान रखना है आपने, कवि का जो 1170 के अंदर 1170 के अंदर बिजोलिया शिलालेख मिलता है। कौन सा, बिजोलिया। इस बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया का जो शिलालेख है दोस्तों कहाँ है, तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर में है, पार्श्वनाथ
मंदिर के अंदर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा में है। 1170 ईस्वी का पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है। और इसके दोस्तों रचयिता भी पूछते हैं। रचयिता के बारे में अगर पूछ ले तो कौन है? तो दोस्तों गुणभद्र है। कौन है? गुणभद्र है जो इसके रचयिता है। और कई बार अगर इसका लेखक भी पूछ ले, इसका लेखक कौन है बिजोलिया शिलालेख का, तो दोस्तों कायस्थ केशव, कायस्थ केशव है जो दोस्तों इसके क्या है? लेखक है। 1170 का बिजोलिया शिलालेख दोस्तों भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। इसके रचयिता है वो गुणभद्र है और इसके जो लेखक है वो कायस्थ केशव है। यहां तक बात समझ में आई है। तो दोस्तों इस बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को, किनको? चौहानों के बारे में कहा गया है कि चौहान है वो ब्राह्मण है। तो इनके लिए दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में। और दोस्तों इसी बात का समर्थन किया है किसने? तो दोस्तों समर्थन किया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने किया है? दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो चौहान है वो कौन है? ब्राह्मण है। बात समझ में आई है दोस्तों कि 1170 का बिजोलिया का शिलालेख है, उसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और इसी बात का डॉक्टर दशरथ शर्मा ने समर्थन किया है कि ये कहा है कि जो चौहान है वो ब्राह्मणों की संतान है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है। अब अपने बात करते हैं इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए दोस्तों 1177 का फिर एक शिलालेख है और उस शिलालेख में इनको क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। 1177 में एक शिलालेख मिला जिसका नाम है हासी शिलालेख दोस्तों। और ये हासी शिलालेख है कहां पर? तो ये है दोस्तों माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर है सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और इस माउंट आबू सिरोही के हासी शिलालेख में दोस्तों चौहानों को, किनको? चौहानों को दोस्तों क्या कहा गया है? ध्यान रखना, चंद्रवंशी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हासी शिलालेख 1177 का माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसमें चौहानों को दोस्तों क्या कहा गया है? चंद्रवंशी कहा गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। अब दोस्तों आपने ब्राह्मणों की संतान बिजोलिया शिलालेख में पढ़ लिया, हासी शिलालेख में चंद्रवंशी पढ़ लिया, अग्निकुंड के जो मत है उसके बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों अपने इनकी सूर्यवंशी होने का दावा करने वाले जो इतिहासकार हुए हैं उनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फिर शुरू करेंगे दोस्तों अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चौहान वंश का प्रारंभ। अब दोस्तों इनके संदर्भ में अगर बात करें, एक ग्रंथ है जिसका नाम आता है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम आता है? पृथ्वीराज विजय आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पृथ्वीराज विजय एक ऐसा ग्रंथ है पृथ्वीराज सिंह का जिसमें त्राइन के युद्ध का वर्णन नहीं हुआ है। ये ध्यान नोट करना बात को। पृथ्वीराज विजय के अंदर त्राइन के दोनों युद्धों का वर्णन नहीं है। और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ दोस्तों जयानक, किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। ये जयानक है दोस्तों। देखो पृथ्वीराज विजय जैसे जयानक हो गया और कैसे ये कश्मीरी था। कहां का था? कश्मीरी कवि था। और कश्मीरी था तो दोस्तों इसने ये जो पृथ्वीराज विजय है इसकी रचना पुष्कर में की थी। किस कहां की थी? पुष्कर के अंदर रचना की थी। ये ध्यान रखना। एक नंबर ये हो गया। दूसरा अपने पढ़ते हैं हमीर
महाकाव्य, हमीर महाकाव्य की बात करें तो दोस्तों हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है। और 3 नंबर आता है दोस्तों हमीर रासो, हमीर रासो। और हमीर रासो लिखा है दोस्तों जोधराज ने। किसने? जोधराज ने हमीर रासो लिखा है। और 4 नंबर दोस्तों ये ध्यान रखना, एक है हमारा ग्रंथ राजपुताने का प्राचीन इतिहास, राजपुताने का प्राचीन इतिहास सन 1925 में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर गौरी शंकर के द्वारा, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखा था, कश्मीरी विद्वान था, पुष्कर झील के किनारे ये ग्रंथ की रचना की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय के अंदर दोस्तों त्राइन के दोनों युद्धों का वर्णन नहीं है। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी द्वारा रचित है और पृथ्वीराज रासो दोस्तों जोधराज के द्वारा रचित है। और राजपुताने का प्राचीन इतिहास 1925 के अंदर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया, जो रोहिड़ा ग्राम सिरोही के निवासी थे दोस्तों। और बात करते हैं कि प्रतापगढ़ का इतिहास भी वास्तविक रूप से इनके द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों इन चारों के द्वारा, इन चारों ग्रंथों में या इन चारों विद्वानों के द्वारा चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। एक बात थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि राजपुताने का प्राचीन इतिहास 1925 के अंदर राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा गया है। किसकी संतान कहा गया है? तो वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा गया है, लेकिन चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। अब दोस्तों यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपने दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए उत्पत्ति के संबंध में अपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है दोस्तों। और अब अपने इन चौहानों के मूल स्थान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों चौहानों का जो मूल स्थान है वो दोस्तों सांभर है। कहाँ है? सांभर है। और सांभर के कुछ दूरी पर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है शाकंभरी। क्या नाम है? शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता है दोस्तों। सांभर नामक स्थान पर झील है। उस झील के चारों तरफ जो जनजाति निवास करती थी वो उनमें से चौहान यहाँ पर कोई राजा हुआ और उसने चौहान वंश की नींव रखी, ये बात करेंगे। लेकिन सांभर से कुछ दूरी पर दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर है। कहते हैं अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर साग सब्जियों का जो भंडार भर दिया था या साग सब्जियां अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर बनाया गया। और इसी शाकंभरी माता के मंदिर और सांभर के जो बीच की जगह है, उसी बीच की जगह को दोस्तों कहा जाता है शंपाल दक्ष। क्या कहा जाता है? शंपाल दक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांभर के पास में शाकंभरी माता का मंदिर है जिसको देवयानी तीर्थ कहते हैं, पटवारी में पूछा हुआ है। और शंपाल दक्ष इनके बीच की जो भूमि है उसे शंपाल दक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार अपने नौ और भाद्रा इकट्ठा शब्द यूज करते हैं, बहुत बहुत जगह ऐसा है कि उनके बीच की दूरी बहुत होती है लेकिन साथ में बोलते हैं, उसी प्रकार सांभर और शंपाल दक्ष और शाकंभरी एक ही क्षेत्र का नाम है लेकिन थोड़ा दूर दूर है।
ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर मूल स्थान सांबर, संपादक और शाकंभरी है। ये बात हमें कैसे पता चली कि चौहानों का ये स्थान था? तो बात करते हैं दोस्तों इसी के संदर्भ में। तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों राजशेखर। और राजशेखर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रबंध कोश। क्या नाम है? प्रबंध कोश। और इसी प्रबंध कोश के अंदर ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? राजशेखर ने प्रबंध कोश में लिखा है कि 551 ईस्वी के अंदर 551 ईस्वी के अंदर एक शासक हुआ था या अपने साधारण व्यक्ति मान सकते हैं, जिसका नाम था वासुदेव नाम का एक व्यक्ति था जिसको चौहान कहा जाता था। वासुदेव चौहान कहा जाता था। और इसी वासुदेव चौहान ने कब 551 ईस्वी में सांभर, संपादक या सांभरी, इन तीनों में से मूल स्थान, चाहे सांभर बोल देना, चाहे संपादक बोल दो, चाहे शाकंभरी बोल दो, इनका जो मूल स्थान है मानकर इस वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश की नींव रखी। ये दोस्तों ध्यान रखना है, जब वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी है तो इस वासुदेव चौहान को दोस्तों कहा जाता है ये सांबर, संपादक या सांभरी के चौहानों का गुरु कहा जाता है। इन्हीं को आदि पुरुष कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों मूल पुरुष कहा जाता है। ये बातें आपने नोट करनी है कि वासुदेव चौहान को चौहानों का गुरु, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है और सांबर या संपादक के चौहानों का संस्थापक भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान को संपादक या सांबर के चौहानों का क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सांबर और संपादक और शाकंभरी है तो राजशेखर की प्रबंध कोश के अनुसार क्या है? चौहानों का मूल स्थान है। इनके अनुसार दोस्तों प्रबंध कोश के इनके अनुसार सांबर, संपादक और शाकंभरी है वो चौहानों का मूल स्थान है। क्या है? मूल स्थान है। इस चीज का आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। अब दोस्तों सांबर, संपादक और शाकंभरी की कहते हैं कि उस समय राजधानी हुआ करती थी और वो राजधानी है वो क्या हुआ करती थी? तो वो होती थी दोस्तों अहि छत्रपुर। क्या होती थी? अहि छत्रपुर होती थी, जहां वर्तमान में क्या है? नागौर है। जहां पर वर्तमान में क्या है? नागौर है। अब दोस्तों ये चीज आपको यहां तक समझ में आई है। तो सांबर के या अजमेर के चौहानों की कुल देवी पूछे तो कौन सी माता होगी? शाकंभरी माता होगी। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। और अभी अपने एक बार थोड़ा समय और बता ही देता हूं कि सांभर व संपादक के चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, इनकी दोस्तों कुल देवी है वो शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता है। और दोस्तों ध्यान रखना, एक नंबर पे तो आ गया चौहानों की कुल देवी। कहां के चौहानों की? तो सांबर व अजमेर, इन चौहानों की है। सांबर व अजमेर के चौहानों की कुल देवी है वो दोस्तों शाकंभरी माता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सीकर के
चौहानों, सीकर के चौहानों की कुल देवी पूछ ले तो दोस्तों जीर्ण माता है। कौन सी? जीर्ण माता है, वो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। और आपसे पूछ ले कि जो जालोर है वहां के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो जालोर के चौहानों की दोस्तों अगर कुल देवी पूछ ले तो आशापुरा माता है। आशापुरा माता को जालोर के चौहानों की कुल देवी कहते हैं। लेकिन इन्हीं चौहानों के बारे में, संपूर्ण चौहानों के बारे में अगर पूछ ले कि चौहानों का देवता किसे कहते हैं, तो चौहानों का देवता दोस्तों हर्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं? हर्ष को कहते हैं। और इनका मंदिर बना हुआ है सीकर में। कहां पर बना हुआ है? सीकर के अंदर जो हर्ष का मंदिर है, उसी हर्ष को दोस्तों शिव के रूप में माना जाता है और इस मंदिर सीकर में है। सीकर शिव, याद रखना, हर्ष का मंदिर है जिनको चौहानों का क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके संदर्भ में अपने और बात करें तो इस हर्ष के मंदिर के अंदर ध्यान रखना इस बात को, इसी हर्ष के मंदिर के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसका नाम है हर्ष शिलालेख। हर्ष शिलालेख या हर्ष अभिलेख। इसमें एकमात्र अभिलेख ऐसा जिसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि चौहानों की या चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान अनंतपुर सीकर था। ये लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हर्ष शिलालेख के अंदर लिखा है कि चौहानों का मूल स्थान है वो अनंतपुर है। इस शिलालेख के अंदर एकमात्र शिलालेख है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि चौहानों का जो मूल स्थान है वो अनंतपुर सीकर के अंदर है। बाकी सभी के अंदर एक ही जानकारी मिलती है दोस्तों कि इनका मूल स्थान शामभर, शंपालदक्ष और शाकंभरी को कहा जाता है। तो दोस्तों यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आपने यहां तक अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब दोस्तों अपने वासुदेव चौहान के बाद में जिन शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे उनके नाम लिखता हूं मैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करें ताकि आपके अपनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। चौहानों में दोस्तों आपने सर्वप्रथम वासुदेव चौहान के बारे में बात की है जो 551 ईस्वी के अंदर चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक के नाम से जाना गया। इनके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि बिजोलिया शिलालेख हमने पढ़ा है। बिजोलिया शिलालेख, उस शिलालेख में इसके आगे के शासकों का एक वर्णन मिलता है। इस बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि 817 ईस्वी में वासुदेव चौहान का कोई सामंत, कोई जो वासुदेव चौहान है उसके कोई वंशज था जो 817 ईस्वी में इसे चौहान वंश का शासक बना या राजा बना। बिजोलिया शिलालेख में 817 ईस्वी में एक सामंत नामक शासक का वर्णन मिलता है। शासक का वर्णन मिलता है कि 817 में सामंत नामक एक शासक था जो चौहानों का शासक बना। और ये भी लिखा है कि इस सामंत का जो गोत्र है वो ब्राह्मण था। क्या था?
ब्राह्मण था। तो देखो बिजोरिया शिलालेख में इसका गोत्र है वो क्या है, ब्राह्मण बताया गया है। तो ये आपने दोस्तों ब्राह्मण गोत्र है ये बताया गया है, ध्यान रखना। बिजोरिया शिलालेख 817 ईस्वी के अंदर कहता है, ये हालांकि बिजोरिया का शिलालेख है वो दोस्तों कितने का है, 1170 ईस्वी का है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। और इसमें दोस्तों 817 ईस्वी के अंदर ये कहता है कि एक सामंत नाम का शासक हुआ था चौहानों में, और उसका गोत्र है वो क्या था, ब्राह्मण था। अब इस सामंत के बाद में जो शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वासुदेव के बाद में सामंत हुआ, और सामंत के बाद में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट शासकों का। तो 2 नंबर पे दोस्तों आ जाएगा सामंत, चौहान। और उसके बाद में दोस्तों सामंत के बाद में हुआ था जयराज, और जयराज के बाद में विग्रहराज। विग्रहराज दोस्तों प्रथम बोलेंगे इसको, विग्रहराज फर्स्ट बोलेंगे। और विग्रहराज के बाद में दोस्तों चंद्रराज, क्या हुआ है, चंद्रराज फर्स्ट। और चंद्रराज फर्स्ट के बाद में दोस्तों चंद्रराज फर्स्ट हुआ है, उसके बाद में हुआ है दोस्तों गोविंद राय या गोविंद राज। और इसे गोविंद राय या इसी को दोस्तों गोपेंद्र राज भी कहते हैं। इसके बाद में जो शासक हुआ उसका नाम है दोस्तों दुर्लभ। इसके बाद में दुर्लभ राय। अब दोस्तों ध्यान रखना, वासुदेव चौहान 551 में, सामंत चौहान की 817 ईस्वी में बिजोरिया शिलालेख में कहा गया है। उसके बाद में जयराज हुआ, जयराज के बाद में विग्रहराज प्रथम, फिर चंद्रराज फर्स्ट, फिर गोविंद राज जिसको गोपेंद्र राज कहा जाता है, और इसी का पुत्र हुआ जिसका नाम है दुर्लभ राज। यह दुर्लभ राज प्रथम शासक था चौहानों में, जिसके समय मुसलमानों ने प्रथम आक्रमण किया था चौहानों पर। इसके समय मुस्लिम आक्रमण हुआ। इसके समय दोस्तों प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। उस समय चौहानों का शासक कौन था, दुर्लभ राय था। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तभी मैंने आपको इसके साथ में बता दिया है कि मुसलमान आक्रमण हुआ था चौहानों पर पहली बार। तो चौहानों का शासक कौन था, तो दुर्लभ राय था। और दुर्लभ राय के समय प्रतिहारों का शासक कौन था, तो दोस्तों दुर्लभ राय जब चौहानों का शासक था उस समय प्रतिहारों का शासक दोस्तों वत्सराज था। कौन था, वत्सराज था। ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज फर्स्ट, इसके बाद में गोपेंद्र राज, गोपेंद्र के दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के समय दोस्तों प्रतिहारों का शासक, ध्यान रखना, प्रतिहारों का शासक वत्सराज था। और इस दुर्लभ राज के समय मुसलमानों का चौहानों पर प्रथम आक्रमण हुआ था। इस यहां तक दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।